अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी मैं जा रही थी मेमन फाउंडेशन अपनी सर्विसेज कराने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैंने फेशियल वगैरह नहीं कराया था और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान भी लेना था मुझे ना। तो जब सामान लेना होता है तो सोचते हैं कि चलो फेशियल भी करा ही लेते हैं। और मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगी ज़ियाउद्दीन वाले रोड से, क्योंकि वो जो अंडर बाईपास बन रहा था बहुत सालों से, फाइनली वो बन चुका है। और इसके ऊपर मैंने ना बहुत ज़्यादा मीम्स और रील्स वगैरह देखी थी, सब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी गुजर के देखती हूँ कैसा है ये। और वाकई में बहुत पतला है, क्योंकि सभी लोगों ने कहा था कि पतली गली बना दी, और ये पतली गली ही लग रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी इस अंडर बाईपास की कि आपका आधा घंटा सेफ हो गया। मतलब ये जो रोड है ना, यहाँ से अगर हम मेमन फाउंडेशन जाएं तो आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह और बहुत ज़्यादा रश मिलता था हमें ना करीमाबाद वाले रोड पे। अब यहाँ से गुजरने से आसानी ये हुई कि 10 मिनट के अंदर ये रास्ता पूरा तय हो गया और हमारा टाइम सेव हो गया। अच्छी बात ये है, लेकिन अगर इसको बहुत बेहतर तरीके से बना दिया जाता तो ज़्यादा अच्छी बात होती। अब तो खैर मजाक भी उड़ गए, सब कुछ हो गया और बस सब लोग गुजारा कर रहे हैं अंडर बाईपास पे, जो कि हम भी गुजरे आज। अच्छा लगा और अच्छी बात है यार, इस तरह के काम होने चाहिए। लेकिन जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो उनका भी मजाक उड़ाना सही था, क्योंकि एक पतली गली ही लग रही है। और बड़ा ना सोच समझ के ज़रा मैंने स्लो ही गाड़ी चलाई थी, क्योंकि मुझे ये था क्योंकि सब लोगों ने कहा था इस पे एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरह की ना बातें सुनने को मिल रही थी। अच्छा खैर यहाँ से गुजर के आए और इधर सबसे पहले सामने पड़ता है काका भवानी, जो कि हमें फ़ौरन से नज़र आ जाता है। और साइड पे मुड़ने के बाद आपको ये मेमन फाउंडेशन वाली गली नज़र आती है। यहाँ पे कार चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत रश होता है। तो खैर मेमन फाउंडेशन आ गए थे। आने के बाद यहाँ पे हमें बहुत रश देखने को मिला, क्योंकि पॉलर में बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फ़ारिग होकर मैं आई थोड़ा बहुत सामान ख़रीदने के लिए। मेरे पास कोको पाउडर ख़त्म हो गया था, चॉकलेट वगैरह ख़त्म हो गई थी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने कहा था मैं जब भी कभी चॉकलेट ख़रीदूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर मैं शॉप का बता दूँ, अभी जो मैंने सामान लिया है वो मैंने लिया है बिस्मिल्लाह शॉप करके, बिस्मिल्लाह बेकिंग शॉप करके नाम है। और इस पूरी गली में बहुत सारी बेकिंग की आपको शॉप्स मिल जाएंगी, तो मैं किसी भी शॉप पे चली जाती हूँ। कोई एक शॉप नहीं है कि मैं इसी शॉप से जाके सामान ख़रीदती हूँ। तो जहाँ पे से मुझे जो सामान मिल जाता है वो मैं उसी तरीके से, मतलब अपनी सहूलत के हिसाब से ले लेती हूँ। कि यहाँ पे मुझे रश नहीं दिखा था, इसलिए मैं चली गई थी। अच्छी सच्ची और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रश नहीं था, इसलिए गई थी, नहीं तो मैं किसी भी शॉप पे चली जाती हूँ और मुझे सामान अच्छा ही मिल जाता है। खैर यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं सब जगह पे आपको मोल्ड्स वगैरह और हर चीज़ मिल जाएगी ना। और उसके बाद बस मैं घर आ गई थी, और घर से हम लोग लेकर आए, घर से नहीं घर आए थे, बाहर से लेकर आए थे कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकोड़े और वॉन्टन्स ले लिए थे, क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो चाय के साथ तो कुछ चाहिए था ना, जब आप बाहर निकल जाए ना तो फिर कुछ चाहिए होता है। वैसे बिस्किट्स वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन ये वॉन्टन्स वगैरह अच्छे थे। अब आप लोग पूछेंगे कौन सी शॉप से लिए, तो सबके एरिया में शॉप्स बनी हुई होती हैं मिठाई वाली ना, जहाँ से ये सारा सामान मिल रहा होता है, तो उसी शॉप से लिए हैं। अब हर बार अलग अलग शॉप से लेती हूँ, जो रास्ते में पड़ जाए वो ले लेती हूँ। खैर ये वॉन्टन का शेप जो था ना बहुत अलग था, इस तरह के वॉन्टन होते नहीं हैं, लेकिन इनका टेस्ट अच्छा था, अच्छी बात ये थी। तो बस चाय भी रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना सामान जो मैं लेकर आई थी, ताकि आप लोगों को दिखा दूँ, और क्योंकि सब लोग कहते हैं सामान ज़रूर दिखाया करें। तो जी मैं आ गई थी और आके चाय वाय पी, उसके बाद मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। अच्छा, बेकिंग का सामान मैं हमेशा ना हुसैनाबाद से ले लेती हूँ, या फिर सदर जाना होता है वहाँ से ले लेती हूँ। आइसिंग शुगर के जो पैकेट्स होते हैं ना, ये 1 kg के होते हैं, और ये शायद 200 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है। तो इसमें ये होता है हमें चीनी वगैरह पीसनी नहीं पड़ती है, और ये अच्छी मशीन से पिसी हुई होती है, टाइम सेव हो जाता है। ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस मेरे पास शुगर ख़त्म हो गई थी, चॉकलेट ख़त्म हो गई थी, और चॉकलेट से पूछते रहते हैं। अभी जो मैंने ली है वो मैंने ली है, ये गर्ल्स की चॉकलेट है, और ये 2 kg का बार आता है पूरा। मैंने 1 kg ली है, 1 kg उन्होंने मुझे दी है 1100 रुपीज़ की, या फिर 1150 रुपीज़ की ना। एक्सपायरी वगैरह देख कर लीजिएगा जब भी लें, क्योंकि चॉकलेट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं मेरी तरह, तो आपने एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है ना। तो ये क्या कहते हैं 2027 की दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगी, तो उससे पहले मुझे यूज़ करनी है। ये 1 kg चॉकलेट है, ठीक है। ये हो गई चॉकलेट, और इसके अलावा मैंने लिया है कोको पाउडर। अच्छा, मुझे डाउट था इसलिए मैंने ना आधा पाव लिया है।
और ये कोको पाउडर मिलता है, इन्होंने मुझे दिया है 950 रुपीज़ का पाव था ये ना, यानी कि 3800 रुपये किलो। तो मुझे हल्का सा डाउट हो रहा था इसकी खुशबू पे ना कि ये मलेशियन है या नहीं। ये मलेशियन कोको है, सही है। और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था तो मैंने सोचा पहले मैं कम ही लेती हूँ। थोड़ा सा फ़र्क है खुशबू में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मलेशियन कोको की खुशबू बहुत अलग होती है। चॉकलेट की खुशबू नहीं आएगी इसके अंदर से, सही है। ये जब आप पकाएंगे तभी आएगी आपको, लेकिन कोको पाउडर की खुशबू अलग होती है। उसमें से चॉकलेट की नहीं आती, चॉकलेट की आ रही है तो इसका मतलब इसमें एसेंस डला हुआ है। चलो लेट्स सी, देखते हैं। कलर तो सेम लग रहा है, 19-20 का फ़र्क है कलर में। अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही मेज़ा कैमरे पे पता नहीं चलेगा। चलें ठीक है, इसलिए मैंने ना ये कम ही लिया था क्योंकि मुझे हल्का सा डाउट हो रहा था। मलेशियन कोको हर कोई नहीं रख रहा होता अपने पास। 4000 रुपये किलो मिलता है वो, 4-4.5 हज़ार रुपये इन्होंने कहा अभी इतने का है। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने कम ही लिया क्योंकि वो गलत आ जाए तो फिर फ़ायदा लेने का। और फिर ना केक में से मुझे स्मेल आने लगती है, तो अच्छा कोको हो जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैंने लिया है मैंगो एसेंस। सैग का मुझे मिला नहीं, वो शॉर्ट है। मैंने इम्तियाज़ और चीज़ें वगैरह सब जगह देख चुकी हूँ। तो ये इन्होंने मुझे दिया है, नेशनल का कह रहे थे वो, हाँ नेशनल का एसेंस कह रहे थे, ये भी अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह शॉप का नाम था, उधर से लिया है। और ये मैंने लिया है चाइना ग्रास पाउडर क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसको मुझे यूज़ करना था रेसिपी में। इसके अलावा मैंने लिया है GMC पाउडर, GMS पाउडर लिखा है, GMC पाउडर होता है ये। और इसको मैं यूज़ करूँगी जल्दी, आप लोगों को बताऊँगी कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो आप लोग गैस करके बताइएगा कि कहाँ यूज़ होता है। बस थोड़ा सा सामान लिया था और इसके अलावा अपनी सर्विसेज करवाई थी। चॉकलेट ये आप लोग देख लें, अच्छी है चॉकलेट, बहुत बुरी नहीं है, अच्छा टेस्ट है इसका ना। तो मैं ये वाली चॉकलेट ले लेती हूँ। इसके अलावा एक और है, वो इनके पास थी नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देती। या सब लोग कहते हैं ना, तो मैंने सोचा था इस बार मैं दिखा दूँगी। अब मैं इस पैकेट के अंदर नहीं रखूँगी इस चॉकलेट को, इसको मैं क्या करूँगी, निकालूँगी और इसको मैं क्लिन के अंदर रैप करके रख दूँगी। अभी क्लिन ख़त्म हुई है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देती किस तरह से। इसके ना मैं 200 ग्राम्स के पैकेट्स बनाऊँगी, उसको कट करूँगी और वो मैं रख दूँगी। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। चॉकलेट को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, यानी कि कैबिनेट के अंदर रखते हैं। चॉकलेट को कभी भी आपने फ्रीज़र में या फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो चॉकलेट फिर वो मेल्ट नहीं होती है और उसका टेक्सचर जो है ना, जो लोग चॉकलेट के साथ काम करते हैं उनको पता है, वो चॉकलेट का वो रिज़ल्ट नहीं रहता अगर आपने इसको उसमें रख दिया, फ्रीज़ कर दिया या फ्रिज में रख दिया। तो चॉकलेट को आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मसाले वगैरह नहीं रखे हुए हों, ठीक है। तो इस तरह करके आपने रखना है। और भाई रात के टाइम मुझे बनाने थे पराठे, और पराठे में बना रही थी पिज़्ज़ा पराठा ना। अच्छा, उसके लिए क्या किया था, मैदा गूंद के रख लिया था। ये एक दिन पहले का गूंदा हुआ आटा है, इसलिए ना इसको मैंने जाने से पहले ना बाहर निकाल दिया था ताकि ये मुझे ना रूम टेम्परेचर पे मिले। 2-2.5 घंटा ये बाहर आएगा तो रूम टेम्परेचर पे मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा ही घंटे बाहर रह गया। खैर शुक्र है सलामत था। और यहाँ पर बस मैंने ना पेड़े तोड़ लिए और आटा पतला हो रहा था तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बना के तैयार करे थे। अगर आटा ना बिल्कुल सही होता ना, मतलब फ्रेश गूंदा हुआ होता, तो मैं छोटे साइज़ के बनाती। अच्छा, मैं बनाने जा रही थी, ये पठान भाई वाले हमारे पराठे नहीं मिल रहे होते, लेकिन मैंने घरेलू स्टाइल में बनाए थे, यानी कि जंबो साइज़ के पराठे बना के तैयार करे थे। बाहर से लो तो बहुत ही छोटे साइज़ के पराठे होते हैं और पता भी नहीं चलता वो आपने कब खाना शुरू किया और वो कब ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अच्छा, इसके लिए आपने करना क्या है, अच्छा हाँ, आटे का मैं बता देती हूँ। मैदा से आटा गूंदा था, इसमें कुछ भी मैंने मिक्स नहीं करा है। इसके अलावा मैदे के अंदर सिर्फ चीनी और नमक ऐड किया था और कुछ भी नहीं ऐड किया था, सही है। अब क्या करा है, पेड़े तोड़ने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। यहाँ पर मैं अपनी आस्तीन फोल्ड कर रही थी क्योंकि वो आटे में घुस रही थी। खैर इसको आपने ना ऐसी रफली सा बेल लेना है जितना आप बेल सकते हैं। यहाँ पर ना आटा मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था, तंग इस हिसाब से क्योंकि जब फ्रीज़र का आटा रखा हुआ हो ना, सॉरी फ्रिज का आटा रखा हुआ, फ्रीज़र में नहीं रखा था, तो बहुत ज़्यादा ना वो स्टिक होने लग जाता है और पतला भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे ना, लेकिन खैर मैंने संभाल लिया था। अब यहाँ पर इसके लिए ना मैंने क्या किया है, घी ले लिया है। आपने पहले बेल लेना है, घी लगाना है इसके ऊपर। अब आप घी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगाइएगा,
कम लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे लोग बीच में घी कम लगाना पसंद करते हैं, तो कम भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया था क्योंकि उसी से खस्ता बनते पराठे ना। ऊपर थोड़ा सा मैंने ना खुश्क आटा ऐड कर दिया है। अब क्या करा है, इसको फोल्ड करा है, ऐसे ही रफली सा फोल्ड करा है। इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया था। टैप कर करके होता क्या है, इससे ना आटा जो है ना थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाता है। अब इसके हम ना इस तरह से स्प्रिल से बना लेंगे, यानी कि बल वाले पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और इसको मैं एक प्लेट के अंदर रखती चली जाऊंगी। प्लेट को भी मैंने क्या करा है, ग्रीस कर लिया है घी की मदद से। 1 टीस्पून के बराबर घी लिया और प्लेट के ऊपर अच्छे से लगा दिया। इसी के ऊपर हम ये पेड़ा रख देंगे और ऊपर से भी आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। मेल्ट हुआ हुआ घी इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा और इसको कवर करके रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी और इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने छोड़ना है, इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। जितना इसको रेस्ट आ रहा है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, ये वाले पराठे बनाने का इसलिए मैंने सोचा था क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ मुझे पकाना नहीं था। आटा गुंदा हुआ रखा हुआ था और ये ना तिक्का चंक्स मेरे पास बने हुए रखे हुए थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। पिज़्ज़ा पराठा बना रहे थे तो उसके लिए मैंने तिक्का चंक्स निकालने थे। तो बस यहाँ पर मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक तिक्का चंक्स निकाल लिए हैं, थोड़े से 1 कप के बराबर आप कह लें या उससे ज़रा सी ज़्यादा। अब बस ये पके हुए तो हैं, सिर्फ इसको मुझे गर्म करना है और इसको मैंने डायरेक्टली रख दिया था, मतलब डायरेक्टली डाल दिया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड करा था 1 टीस्पून के बराबर, क्योंकि जब इसको मैंने पकाया था तो इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं ऐड किया था। 1 टीस्पून ही आप कह रहे हैं, मैंने स्प्रे से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ताकि ग्रीस हो जाए, इस पर हल्का सा ऑयल लग जाए और ये ना लगे नहीं ना, बस हल्की आंच पे छोड़ दिया था कि ये ना अच्छे से डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। अब वेजिटेबल के अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ऐड की थी, इसके अलावा मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड करे थे और कुछ नहीं ऐड किया था इसके अंदर ना। मतलब जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में वो मैंने बस ऐड करी थी। शिमला मिर्च को मैंने काट लिया। अच्छा, पूरी शिमला मिर्च मैंने नहीं ली थी, इसमें से थोड़ा सा पीस मैंने शिमला मिर्च का बचा लिया था। और शिमला मिर्च को आपने बारीक डाइस करना है क्योंकि हम पराठे की स्टफिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपने ना इसको बारीक डाइस कर लेना है। बहुत बारीक भी नहीं करिएगा लेकिन बहुत मोटा भी नहीं रखिएगा। अगर मोटा रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो ये पराठा है वो फट जाएगा। वैसे ही हमारा आटा ना बड़ा वो हुआ हुआ था, सॉफ्ट हुआ हुआ था ना, अम्मी वाला आटा हुआ हुआ था। अम्मी वाला आटा इसलिए कह रही हूँ, मेरी अम्मी को आदत है बहुत पतले आटे से ना वो रोटी बना लेती हैं, उनकी आदत है ना, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। मुझे नहीं आदत इतना पतला आटा, मैं ना नहीं डील कर पाती हूँ, मुझे ज़रा उलझन आती है। मेरा आटा थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। अच्छा खैर, मैंने शिमला मिर्च देखें काट लिए, जो वो साबुत पीस है ना वो मैंने नहीं काटा था, उसको मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर ऑलिव्स मैंने ले लिए थे, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं और इसको बस मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ के थे ना, शिमला मिर्च के साइज़ का ही ना, इसको रफली चॉप किया था बस इसको मैंने, बस यही करना है। और इतने में हमारे यहाँ चिकन जो है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। अब चिकन गर्म होते साथ ना मैंने क्या किया था, उसको ना थोड़ा छोटे पीस कर दिए थे क्योंकि इतने बड़े बड़े पीस तो हम पराठे के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं ना। और मुझे थोड़े साबुत पीस दिख रहे थे उसको भी मैंने थोड़ा सा ना स्पून की मदद से ही तोड़ लिया था ताकि पराठे के अंदर सही से स्टफिंग हो सके ना। अब मैं क्या करूँगी, चिकन तोड़ने के बाद मैंने क्या किया था, इसके अंदर शिमला मिर्च और ऑलिव्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ना ऐड करना भूल गई थी, ऑरिगैनो और थाइम ना आप लोग ऐड कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। जब ना ये पराठे खा रही है ना उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर ऑरिगैनो और थाइम तो ऐड किया ही नहीं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, करना चाहें तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उससे ना। खैर बने तो अच्छे थे लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ें आपको बाद में याद आती है। अच्छा खैर, इसकी स्टफिंग तो रेडी हो गई थी। अब यहाँ पर पराठे के जो पेड़े थे ना उसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था। अब आधा घंटा छोड़ेंगे ना तो इसको ना बेलना बहुत आसान होगा। वैसे आइडियली आपने करना क्या है, इसको ना बग़ैर खुश्के के हाथ से फैला लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ना हाथ से फैलाना में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। पहले मैंने सोचा था इसको मैं हाथ से ही फैला लूँ, उसमें टाइम बहुत लगता और ये थोड़े से अनइवन बनते क्योंकि मैंने ना पेड़े जो थे ना वो बड़े लिए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ खुश्का। आपके पास टाइम होना तो आप इसको हाथ से ही बढ़ा लीजिएगा,
सिर्फ घी क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है अच्छी तरीके से, अच्छा खासा फ़ैट लगा हुआ है, तो आपने इसको हाथ से बढ़ा लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लिया था और मैंने इसके साथ इसको बढ़ाया था। अच्छा, ख़ास बग़ैर खुश्क आटे के बनाते हैं तो ये और मज़ीद खस्ता बन के तैयार होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर क्योंकि आजकल ना कराची में गर्मी बहुत हो रही है, बस खड़े रहना ना किचन में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने खाना भी बनाना है, काम भी करने हैं और अपने आप को भी देखना होता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, उस हिसाब से काम करना होता है। तो बस मैं उसी हिसाब से अपना काम कर रही होती हूँ। यहाँ पर बस मैंने पेड़े को बेल लिया था और मेरे पास रखा हुआ था पिज़्ज़ा सॉस, तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया था। रेडीमेड सॉस है और होममेड भी मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा खैर, ये डिपिट का है, डिपिट का फ्लेवर अच्छा होता है तो मैंने ये लेके रखा हुआ है। अभी खोलिए इसकी ना, इसका जो पाउच है। अब मैंने ना इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था पिज़्ज़ा सॉस, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है मेयोनीज़। अब ये जो सॉस है इसको मैं फैला लूँगी, और मैं बना रही थी डी शेप वाले पराठे बना के तैयार कर रही थी, क्योंकि वो थोड़े आसानी से बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर आप गोल वाले पराठे बनाएं ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है ना। क्योंकि मेरा आटा बहुत नरम था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं डी शेप वाले ही पराठे बनाऊँ, क्योंकि अगर गोल बनाती तो उसके लिए हमें 2 पेड़े चाहिए होते हैं ना, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। खैर, ये वाले बहुत ईजी होते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं पराठे ना। अब बस इसको मैंने मिक्स करके फैला लिया है। अब जो हमने चिकन जो हमने पका के रखा था, मतलब गरम करके रखा था, वो हम इसके अंदर स्टफ़ कर देंगे। स्टफिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐड कीजिएगा वेजिटेबल्स वगैरह पूरी इसके अंदर आएँ, मतलब शिमला मिर्च और जो ऑलिव है ना वो उसके अंदर अच्छे से आना चाहिए। और किनारे छोड़ देने आपने, इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा फैलाइएगा नहीं इसको ना। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चीज़ मैंने लिया था पिज़्ज़ा चीज़ लिया है, एडम्स का चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी चीज़ है ना मैं बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ कर चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मुझे एडम्स का ही लगता है और किसी का नहीं लगा मुझे इतना अच्छा। इधर मैं नाम ले लेके नहीं बता रही हूँ आपको, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ये तो हमारा फेवरेट है, हम खाते हैं, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, मुझे एडम्स ही अच्छा लगता है। अच्छा खैर, अब इसके बाद चीज़ ऐड करने के बाद इसको मैंने ना फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी साइडों को मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, इसको मैंने इसी तरीके से प्रेस करके स्टिक कर दिया था फिंगर की मदद से। और जो पूरा ये मतलब स्टफिंग है ना, इसके ऊपर भी मैं हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दूंगी ताकि ना ये ना चिपक जाए घी के साथ, आटे के साथ ही ना। अब इसको उठाऊंगी, उठा के मैंने तवे को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब उठाते वक्त हुआ क्या, क्योंकि आटा मेरा बहुत ज़्यादा नरम था, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, नहीं तो इतना बड़ा नहीं बनाया था मैंने। खैर, ये ना तवे के साइज़ के पराठे बन के तैयार हुए थे। और किनारे मैंने इसलिए फ़ोल्ड नहीं करे इसके, क्योंकि किनारे ना फिर कच्चे रह जाते हैं और फिर मज़ा नहीं आता खाने में ना, कि जो फ़ोल्ड किए हुए होते हैं उसको या तो आप बहुत ज़्यादा घी के अंदर फ्राई करें, घी या फिर ऑयल के अंदर। और अच्छा, मेरा ना दिमाग ऐसा हो रहा था कि मुझे इसको घी में फ्राई करना था, लेकिन ऑयल की बॉटल पास रखी हुई थी, घी की बाल्टी भी रखी हुई थी, लेकिन इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। अच्छा, पराठा ऐड करते ही मैंने बहुत हल्का सा ऑयल ऐड कर दिया था, और इसको आपने ना सेकना है, मीडियम फ्लेम पे सेकना है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ये वाले पराठों को, जो मैदे के पराठे होते हैं ना बल वाले, उनको थोड़ा टाइम देते हैं तभी वो अच्छे खस्ता करारे बन के तैयार होते हैं पराठे। तो बहुत हल्का हल्का सा मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप लोग घी ऐड कर दीजिएगा, मैं वो भी ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं ना, गर्मी होती है, तो बस ये होता है बस जल्दी से काम करो और किचन से बाहर निकलो। तो बस मेरा कुछ यही वाला चल रहा था मरहला। और ख़ैर, इसको आपने ना चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है, और हल्के हाथ से सेकिएगा, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो आपका चीज़ है ना वो बाहर निकल कर आ जाएगा। और देख रहे हैं ना, मैं बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ, और हल्की आंच पे ही आपने पकाना है। और जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाए तो इसको उठा के, जो इसकी साइड है ना डी शेप वाली जो साइड है, वो साइड थोड़ी कच्ची रह जाती है, तो उसको भी आपने अच्छी तरीके से सेक लेना है। तो इस तरह से आपके बहुत ही मज़ेदार से डी शेप पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। और ये पराठे बन रहे थे तो हमने चाय भी बना रही थी, क्योंकि ये वाले पराठों के साथ चाय बहुत मज़ेदार लगती है। खैर, ये सारे पराठे मैंने बना के तैयार करे, और जो ये स्टफिंग थी ना, इससे ये बड़े साइज़ के जो पराठे बन के तैयार हुए थे, तकरीबन 3 पराठे बन के तैयार हुए थे।
और बाकी मैंने 2 पराठे बनाए थे, मलाई वाले पराठे बनाए थे। इसके अलावा मैंने एक सादा पराठा बनाया था। तो कुछ इस तरह से मैंने बनाए थे। ये क्रीम मेरे पास रखी हुई थी, मैंने सोचा मलाई वाला पराठा भी बनाती हूँ क्योंकि दिल चाह रहा था मलाई वाला पराठा खाने का। अब मलाई वाला पराठा बनाने के लिए आपने करना क्या है, क्रीम लेनी है। क्रीम ना हो आपके पास, जो घर की दूध पे से उतारते हैं हम मलाई ना, वो हो आपके पास तो आप वो ले लीजिएगा। तो वो लेकिन थोड़ी वो होनी चाहिए, मतलब ड्राई होनी चाहिए, वो इतनी लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें से पूरा दूध बाहर आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आपने मलाई लेनी है, मलाई आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कम ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर तो ऐड कीजिएगा, सही है। ये ऐड करेंगे और इसको मैंने फैला लिया हल्के हाथ से। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, मतलब वही डी शेप पराठा बना के तैयार करेंगे। और इसके भी किनारे मैंने मोड़े नहीं थे, जैसे कि हम लोग मोड़ देते हैं ना किनारे, तो मैंने मोड़े नहीं थे क्योंकि इसको मोड़ दूँ तो वही कच्चा रह जाएगा, इस वजह से ना। अब जब हम घर में बना रहे होते हैं ना एक घरेलू अंदाज में, तो अपनी तबीयत के मुताबिक या घर वालों की मिजाज के मुताबिक आपने ना काम करना होता है। क्योंकि किनारे वही ना, अगर मैं एक वो बना रही होती, मतलब आप अगर मेरे चैनल पे रेसिपीज़ वगैरह देखें तो उसके अंदर मैं प्रोफेशनल वे में बना रही होती थी। आजकल मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं घरेलू अंदाज में बना रही होती हूँ सारी रेसिपीज़ ना, ताकि हर कोई इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सके। खैर, मलाई वाले पराठे को भी आपने ना अच्छे से सेक लेना है। और जब तक मुझे याद आ गया था कि मुझे करना क्या है, मुझे घी में सेकना है ये पराठा, और इसको भी आपने हल्की आंच पे सेकना है। लेकिन इसको टर्न करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें से मलाई बाहर ना निकल जाए, क्योंकि चारों तरफ से सिर्फ हमने प्रेस किया हुआ, सील नहीं किया हुआ। और इसको पलटते हुए ना, मतलब दोनों तरफ जब हम सेकेंगे ना, तो इस पर आपने ना प्रेशर नहीं देना, नहीं तो सारी मलाई निकल कर बाहर आ जाएगी और क्या कहते हैं, फिर वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। खैर, जल्दी जल्दी से ये पराठे में बना के घर वालों को दे रही थी और ये लोग एंजॉय कर रहे थे ये पराठे। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से सोचा आपको थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आगे चल के दिखाऊंगी आप लोगों को इसका रिज़ल्ट। खैर, मैंने ना जब ये पराठे बनाए ना, तो फिर मैंने कहा यार, जो बाज़ार से अभी कुछ दिन पहले मंगवाए थे पराठे, वो इतना छोटा पराठा होता है, इससे बेहतर इंसान घर में बना लेना। घर में कितने अच्छे बन जाते हैं। मेहनत लगती है, ज़ाहिर से बात है, मेहनत लगती है। बाज़ार से भी लेके खानी चाहिए चीज़ें, उस चीज़ के मैं ज़रा भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि बाज़ार से नहीं ख़रीदनी चाहिए चीज़ें, बिल्कुल बाज़ार से ख़रीदनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये वाली सारी चीज़ें आप ना घर में भी बना के खा सकते हैं, और घर में बना के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से आप बना लेते हैं। मेरा ऐसा ख़्याल है, बाज़ार से बेहतर तरीके से हम घर में ये वाली चीज़ें बना लेते हैं। और देख रहे हैं माशाल्लाह से पराठों का साइज़ देखिए आप, इतने जंबो जेट पराठे बन के तैयार हुए थे। मुझे खुद हंसी आ रही थी इनको देख के ना, क्योंकि ऐसा हो रहा था बस उठाते उठाते ना ये ना थोड़े से स्ट्रेच हो रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, आटा थोड़ा सा नरम था। खैर, इसको मैंने कट करा और कट करके मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह फिलिंग भी बहुत अच्छी करी थी मैंने, तो ये खाने में भी बेहद मज़ेदार थे। घर में सबको बहुत अच्छे लगे। इसको हमने केचप के साथ एंजॉय किया था। तो देखिए इसका फाइनल लुक। तो बस इसी के साथ कर दूंगी मैं आज के अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।